सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर फिजिक्स आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं भौतिकी विज्ञान के सब्जेक्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप आप सबके सब फिट फाइन हेल्थी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए और आप लोग अपनी पोजीशन ले चुके होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और समझते हैं आज के टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग बातों को। समझने और सीखने के लिए हम लोग चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा अपने रिस्पेक्टिव स्क्रीन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और सीखते हैं आज के टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बातों को। सबसे पहले हम वन बाय वन आज की क्लास में रिवीजन करेंगे और कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे आज के टॉपिक से रिलेटेड। चलिए हमने बात करी थी अपने टॉपिक के रिगार्डिंग, जिसमें कि हम लोग विद्युत चालन को समझ रहे थे, करंट इलेक्ट्रिसिटी को समझ रहे थे। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने ये देखा था विद्युत चालन यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी। चलिए करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम क्या बात करेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने बात करी थी, जब कोई चालक पदार्थ होगा उसमें से आवेशों के प्रवाह जब होगा तो हम कहेंगे कि उसमें से विद्युत का प्रवाह हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक चालक तार लेता हूं, जैसे कि मैंने इसे चालक तार लिया है, यहाँ पर देखो जरा समझो इस बात को, और इसके भीतर इसको मैं थोड़ा सा और जो है थिक बनाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो कुछ इस टाइप का हमारे पास कंडक्टर वायर है और इसके भीतर क्या होंगे भाई, छोटे छोटे आवेश होंगे, है ना। छोटे छोटे क्या होंगे, आवेश होंगे। हमने क्या बात करी थी, हमने ये बात करी थी कि किसी पदार्थ के भीतर जो है किससे मिलकर बनता है पदार्थ। देखो बेसिक जो हमने बातें सीखी है कि एक पदार्थ जो है किससे मिलकर बनता है, परमाणुओं से मिलकर बनता है, एटम्स से मिलकर बनता है। ठीक है, और एटम्स के अंदर जो आपने स्ट्रक्चर ऐसा कुछ याद होगा आपको, ऐसा स्ट्रक्चर परमाणु का आपको याद होगा। इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हम देखते हैं परमाणु का जो सेंटर है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूक्लियस जो है पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, और यहाँ जो है बाहर वाली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वो चक्कर लगा रहे होते हैं, है ना। बाहर वाली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वो चक्कर लगा रहे होते हैं। अब हमने ये देखा था कि ये इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक द्वारा बंधे रहते हैं, नाभिक इनको जो है अपनी तरफ जो है खींच रहा होता है, और ये नाभिक जो है ये भारी होने के कारण ये हिलडुल नहीं पाता है, ये अपनी जगह पर, हम ये मानते हैं कि ये ज्यादा चलता नहीं है, अपनी जगह पर रहता है। तो फिर चलता कौन है, ये इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं। अब जैसे जैसे बाहर के इलेक्ट्रॉन जो है दूर दूर होता जाएगा नाभिक से, उसका जो अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा भाई, वो कम होता जाएगा। किससे, नाभिक से कम होता जाएगा इसका अट्रैक्शन नाभिक से। तो उससे क्या होगा, उससे होगा ये कि जब इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी ऊर्जा दी जाएगी, तो वो फ्री हो जाएगा, वो उस बंध से मुक्त हो जाएगा और सिर्फ उस परमाणु के भीतर अब वो नहीं घूमेगा, है ना। देखो एटम जो है, एटम जो है बहुत छोटा सा पार्टिकल है। अभी अगर सपोज ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इस कक्षा का मैं एक इलेक्ट्रॉन बता रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को नाभिक ने जो है अपनी तरफ खींच रखा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ रहा है भाई, इसी कक्षा में घूमते रहना पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि बाहर नहीं जा सकता, अंदर भी नहीं जा सकता। नाभिक ने उस पर बिल्कुल एक फिक्स अमाउंट में अट्रैक्शन फोर्स लगा रखा है, अपनी तरफ उसको खींच रखा है। जैसे ही ये फोर्स हटा, अब इलेक्ट्रॉन के पास क्या है मौका, इलेक्ट्रॉन जो है अब कहीं भी गति कर सकता है। तो अब वो परमाणु से हट करके पदार्थ के भीतर कहीं भी गति करने को ये समझिए आप बात को, परमाणु से हट करके किसके भीतर गति करने के लिए स्वतंत्र है, पदार्थ के अंदर। और इसी इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं, क्योंकि ये मुक्त है, मुक्त रूप से गति कर सकता है, इस इलेक्ट्रॉन को हम नाम देते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या नाम देते हैं भाई, मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब ये फ्रीली जो है पदार्थ के भीतर, किसके भीतर, पदार्थ के भीतर जो है गति कर सकते। ठीक है, तो पदार्थ के भीतर ऐसे बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं।
ठीक है, सब्सटेंस के अंदर ऐसे बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है गतिमान ये रहते हैं। क्या रहते हैं? गतिमान रहते हैं। मूवमेंट जो है इनकी चलती रहती है, मूवमेंट चलते रहती है। उस बीच क्या होता है? उस बीच ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराते भी हैं। ठीक है, जैसे आप इसको समझ सकते हैं, जैसे आप इसको समझ सकते हैं, एक बर्तन में हमने गैस रखी हुई, एक बर्तन में हमने गैस रखी हुई, तो गैस के पार्टिकल्स जो होंगे वो इधर उधर घूमते हैं। आप जानते हैं एनर्जी रहती है तो इधर उधर घूमते हैं, बर्तन की दीवारों से टकराते हैं, इधर उधर टकराते हैं, है ना, यही तो काम करते हैं गैस के मॉलिक्यूल। इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन भी ठीक इन गैसों की तरह ही बिहेव करते हैं। इनको हम नाम दे सकते हैं इलेक्ट्रॉन गैस। इनको हम क्या नाम दे सकते हैं? इनको हम नाम दे सकते हैं इलेक्ट्रॉन गैस। तो इलेक्ट्रॉन जो है, जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये भी पदार्थ के भीतर जो है मुक्त अवस्था में गति करते रहते हैं, इसीलिए हम इन्हें फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब बात आती है वैद्युत चालन की। ये तो हमने समझ लिया, पदार्थ के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं, गति करते रहते हैं, एक दूसरे से टकराते रहते हैं, है ना। पदार्थ के भीतर जो धनावेश आयन्स जो होते हैं, बेसिकली हम इनको क्या कहते हैं? आयन्स कहते हैं, है ना। धनावेश भी होगा, ऋणावेश भी होगा। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है पदार्थ के भीतर स्वतंत्र रूप से गति कर रहा है, फ्रीली मूव कर रहा है, तो अपने रास्ते में इसको धनायन भी मिलेगा, ऋणायन भी मिलेगा, हर किसी से इसकी टक्कर, है ना। तो ये जो है टकराते रहते हैं, आपस में टकराते रहेंगे। अब हम बात करते हैं वैद्युत चालन की। वैद्युत चालन कैसे संभव है? तो वैद्युत चालन की जो छोटी सी परिभाषा है वो ये कहती है कि आवेशों का प्रवाह अगर होगा किसी चालक के अंदर तो वहां पर हमको वैद्युत चालन देखने को मिलेगा। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। आवेशों के प्रवाह की दर को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, अब देख हमने क्या बोला कि आवेशों के प्रवाह की दर मतलब आवेश को जो है एक जगह से दूसरी जगह प्रवाहित होना आवश्यक है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना जो है नेसेसरी है। ठीक, अब यहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव तो कर रहा है, तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि पदार्थ में जो है विद्युत धारा यानी विद्युत चालन हो रहा है। कौन सी कंडीशन में? इस कंडीशन में जिसमें हम बात कर रहे थे कि मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है पदार्थ के भीतर जो है फ्रीली जो है मूव कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह अपनी मूवमेंट जो है कर रहा है। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि पदार्थ के भीतर जो विद्युत चालन है वो हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब ये मूवमेंट कर रहा है तो इसका जो नेट जो मोशन है, नेट जो इसका रिजल्टेंट जो गति है वो शून्य है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक डायरेक्शन में जा रहा है, फिर वहां पे टकरा करके वापस आ जा रहा है ना, फिर दूसरी डायरेक्शन में वहां से टकरा करके फिर वापस। तो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये जो है एक जगह पर एक डायरेक्शन में जो सीधा नहीं भाग पा रहा है, इसकी जो गति है ना वो एक दिशा में नहीं है, वो अलग अलग दिशाओं में टकरा करके वापस आ जा रहा है। ठीक है, अब इस केस में हम क्या करेंगे? इस केस में हम क्या करते हैं, इनको एक दिशा में भगाने के लिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन को एक दिशा में भगाने के लिए हम क्या कर देते हैं? हम सिंपली इस तार पर एक बैटरी जोड़ देते हैं। हम क्या कर देते हैं भाई? हम लाते हैं एक बैटरी और बैटरी को इधर से और इधर से जोड़ देते हैं। बैटरी लगने से क्या होगा? बैटरी लगने से और स्विच ऑन करने से ये इलेक्ट्रॉन जो है इनको एक बाह्य बल जो है वो मिल जाता है। इनको क्या मिल जाता है भाई? बाह्य बल मिल जाता है। ये जो है धनावेश की तरफ जो है भागने लगते हैं, ये है ना धनावेश, तो इसकी तरफ भागने लगते हैं, ऐसे भागने लगते हैं। ठीक है, तो तब हम बोलते हैं कि इसमें जो है विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। क्यों? क्योंकि इस स्थिति में जो है इलेक्ट्रॉनों का कुछ ना कुछ वेग जो है इनके पास उपस्थित होता है। इस वेग को हम कहते हैं अनुगमन वेग। इस वेग को हम क्या कहते हैं? अनुगमन वेग कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। समझ में आई है इतनी बात? समझ में आ गई है? ठीक है, तो हमने क्या लिखा है इसमें? अनेक इलेक्ट्रॉन सामान्य ताप पर नाभिक के बंधन से मुक्त रहते हैं, जो बात हमने समझी थी, और ये पूरे पदार्थ में कहीं भी गति कर सकते हैं। इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन हम कहते हैं, और इनको हम चालक इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। चालक के भीतर आवेश वाहक का कार्य कौन करता है भाई? मुक्त इलेक्ट्रॉन करता है। क्यों? बाकी सब तो बंधे हुए रहते हैं नाभिक से, मुक्त इलेक्ट्रॉन ही जो एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकता है। तो आवेश वाहक का कार्य कौन करता है भाई? मुक्त इलेक्ट्रॉन करता है चालक के भीतर। ठीक है, धातुओं की विद्युत चालकता उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। कौन सी धातु ज्यादा विद्युत की चालक होगी, कौन सी धातु कम चालक होगी, वो कैसे पता लगेगा? जितने उस चालक धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। क्यों? क्योंकि
अगर विद्युत चालकता, अगर विद्युत का प्रवाह करवाना है, ठीक है, आवेश वाहक का काम करना है, तो आवेश वाहक कौन होगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन ही तो होता है। तो विद्युत चालकता किस पर निर्भर करती है भाई? विद्युत चालकता इस बात पर निर्भर करती है कि विद्युत का प्रवाह कितनी आसानी से हो पा रहा है। अब जितने ज्यादा आवेश वाहक होंगे उतनी आसानी से विद्युत का चालन संभव हो पाएगा, यानी कि जितने ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी आसानी से विद्युत चालन हो पाएगा। सीधा सीधा मतलब यह है कि विद्युत चालकता अगर बात कर रहे हैं हम, तो इसके लिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किस चालक धातु में, किस पदार्थ में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ज्यादा है तो ज्यादा विद्युत चालकता उसकी होगी, कम है तो कम विद्युत चालकता होगी। ये बात समझ में आ गई है? आई होप ये बात समझ में आ गई हो आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या कहता है कि जो चांदी है, चांदी में जो है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है, इसीलिए हम बोलते हैं चांदी की चालकता सबसे अधिक। अगर आपसे पूछा जाए कौन सी धातु है जो विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक है, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी धातु है जो विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक है, तो आप क्या कहेंगे? चांदी, सिल्वर। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसके पीछे क्या कारण है कि क्यों चांदी जो है विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक है, आप कहेंगे क्योंकि चांदी में जो है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सर्वाधिक होती है, सबसे ज्यादा होती है ना। अब जो है नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इनकी गति जो है यादृच्छिक होती है। यादृच्छिक मतलब किसी एक विशेष दिशा में नहीं होती गति, इनकी गति जो है सभी दिशाओं में होती है, ठीक है। तो इनकी गति जो है यादृच्छिक होती है। इस कारण इनका औसत वेग अगर हम निकालेंगे, इस कारण अगर इनका औसत वेग हम निकालेंगे तो वो कितना आएगा भाई? वो 0 आएगा। मुक्त इलेक्ट्रॉन का औसत वेग हमेशा 0 होता है, क्योंकि वो सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं जाता, इस बात को समझिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर लगाने पर इलेक्ट्रॉन द्वारा त्वरण विभव की दिशा में प्राप्त औसत वेग के अनुगमन वेग को कहते हैं। क्या मतलब है इस बात का कि अगर हम किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर आरोपित कर दें, जैसे मैंने बैटरी लगाई थी, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन त्वरित हो जाएगा, एक दिशा में भागने लगेगा, है ना। तो उसके पास अब की बार जो औसत वेग हम निकालेंगे उसका, अब की बार वो 0 नहीं आएगा, ठीक है, अब की बार वो 0 नहीं आएगा। तो इस वेग को हम क्या कहेंगे भाई? यहाँ पर जो औसत वेग हमको मिलेगा वो 0 नहीं मिलेगा, वो उस वेग को हम कहेंगे अनुगमन वेग। ये बात समझ में आई? कब मिला हमें अनुगमन वेग? जब हमने चालक के सिरों के बीच विभवांतर आरोपित किया। नेक्स्ट पॉइंट, अगर अनुगमन वेग को हम डिस्कस करें, अनुगमन वेग के बारे में कुछ बातें जाने, तो पहला पॉइंट यह है कि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर लगाने पर इलेक्ट्रॉनों द्वारा त्वरण विभव की दिशा में प्राप्त औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। किसी चालक के सिरों के बीच जब हमने विभवांतर लगाया, ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन जो है कौन सी डायरेक्शन में, हमने देखा था ना अभी, इलेक्ट्रॉन जो है एक विशेष दिशा में भाग रहे थे, तो जो वहां पर इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग होगा उसको हम अनुगमन वेग कहेंगे। कब भाई? विभवांतर लगाने पर अनुगमन वेग मिलेगा, ये बात ध्यान रखना। अनुगमन वेग की विद्युत क्षेत्र पर क्या निर्भरता रहती है? क्यों ये विद्युत क्षेत्र पर निर्भर होता है? पहला चीज, यह आरोपित वोल्टता के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि कितना वोल्टेज आपने दिया हुआ है उस पर निर्भर करेगा। अगर वोल्टेज दिया हुआ ज्यादा है तो अनुगमन वेग ज्यादा, कम है तो कम, ठीक है। दी गई वोल्टता के लिए लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती, ज्यादा लंबाई होगी तार की तो कम वहां पर हमको देखने को मिलेगा अनुगमन वेग, क्योंकि ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी फिर, है ना। परिच्छेद क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, तार मोटा लो पतला लो इस पर निर्भर नहीं करेगा अनुगमन वेग, ठीक है, वो फिक्स रहेगा। तो क्षेत्रफल पर ये निर्भर नहीं करेगा, किस पर? कौन से क्षेत्रफल पर? परिच्छेद क्षेत्रफल पर। अब हमने देखा था अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध, अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध हमने देखा था। I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। अगर मैं इस रिलेशन को, इस संबंध को समझने की कोशिश करूं, तो ये संबंध मुझसे क्या कह रहा है? ये संबंध ये बात कह रहा है कि जो विद्युत धारा है और वीडी, विद्युत धारा को हम किससे डिनोट करते हैं भाई? आई से, और वीडी से हम किसको डिनोट कर रहे हैं? अनुगमन वेग को। तो विद्युत धारा अनुगमन वेग के अनुक्रमानुपाती है, सीधा सीधा क्या है? अनुक्रमानुपाती। क्यों? क्योंकि एन ई ए ये तीनों एक तरीके से नियतांक है, फिक्स है इनकी वैल्यू। एन क्या है भाई?
किसी तार के प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम स्मॉल n से निरूपित करते हैं। स्मॉल e क्या है भाई? न्यूनतम जो मूल आवेश होता है उसको हम स्मॉल e कहते हैं, जिसका कि मान भी पता है हमें 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। कैपिटल ए क्या है भाई? परिच्छेद क्षेत्रफल है, आप पहले ही जानते हैं। तो यहाँ से हमको क्या रिलेशन आया? यहाँ से हमको रिलेशन ये आया I इज इक्वल टू NABD, और हम ये सीधा सीधा कह सकते हैं कि विद्युत धारा और जो अनुगमन वेग है वे परस्पर अनुक्रमानुपाती होते हैं या फिर समानुपाती होते हैं। आ गई ये बात समझ में? आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मोबिलिटी की, यानी गतिशीलता की। गतिशीलता यानी मोबिलिटी क्या होती है? सिंपल सा हमारे पास एक लाइन की डेफिनेशन है कि अनुगमन वेग का जो परिमाण आएगा उसका विद्युत क्षेत्र के साथ जो अनुपात आएगा उसको हम मोबिलिटी कहते हैं। यानी अनुगमन वेग का परिमाण Vd और जो विद्युत क्षेत्र है उसको हम कैपिटल E से डिनोट करते हैं। उन दोनों का रेशियो आप देख रहे होंगे, सीधा सीधा म्यू E से हम इसको डिनोट करते हैं। किससे निरूपित करते हैं भाई? म्यू E से इसको निरूपित करते हैं। इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र में आवेश वाहक के अनुगमन वेग को ही गतिशीलता कहते हैं। मोबिलिटी किसे कहते हैं हम? एकांक विद्युत क्षेत्र में आवेश वाहक के अनुगमन वेग को ही गतिशीलता कहते हैं। कैसी राशि होती है? एक धनात्मक राशि होती है। मात्रक क्या है इसका भाई? मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकंड, है ना। अब Vd इज इक्वल टू जो है ई टाउ ई होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो फाइनली जो वैल्यू आएगी निकल करके वो आएगी मोबिलिटी, यानी कि विद्युतशीलता गतिशीलता का जो मान आएगा वो आएगा ई टाउ ई अपॉन एम ई, जहां ई का मतलब क्या भाई? ई का मतलब हमने बता रखा है। ई का मतलब क्या है? ई का मतलब है न्यूनतम जो मूल आवेश जिसको कहते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। टाउ ई का मतलब क्या भाई? टाउ ई का मतलब है श्रांति काल। श्रांति काल मतलब रिलैक्सेशन टाइम। क्या रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? कि दो क्रमागत टक्कर, इलेक्ट्रॉन की दो क्रमागत टक्करों के बीच का जो अंतराल होगा, जो समय अंतराल होगा, उसको ही हम क्या कहेंगे? उसका श्रांति काल कहेंगे। समझ में आई बात? श्रांति काल क्या होगा इलेक्ट्रॉन का? इलेक्ट्रॉन की दो क्रमागत टक्करों के बीच का जो समय अंतराल होगा उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम उसका श्रांति काल कहेंगे। और एम ई तो आप जानते ही हैं, एम ई जो है एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। तो मैंने जब साइज में आपको समझाने के लिए बता रखा है, बाकी इसमें आपको जो है मेनली यही चीज ध्यान रखनी है। ये इसकी यूनिट है, इसको भी आप लोग जो है ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या बात करी थी? ओम के नियम की बात करी थी। ओम के नियम को हम लोग क्लास 10 में भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हमें इसके बारे में कुछ एडिशनल चीजें, कुछ एक्स्ट्रा बातें समझनी है। कब आया था ओम का नियम? 1826 में। किसने दिया था? जॉर्ज साइमन ओम ने, ठीक है। क्या इन्होंने नियम क्या दिया था? नियम देने से पहले इन्होंने जो बात बोली थी वो ये बोली थी कि जब जो मैं भौतिक अवस्थिक कंडीशन जो है इनको मैं कांस्टेंट रख लूं, इनको स्थिर कर लूं, इनमें कोई परिवर्तन ना होने दूं, जैसे ताप हो गया, दाब हो गया, इनके मान में परिवर्तन मुझे नहीं होने देना है, इसमें फ्लक्चुएशन नहीं होने देना है। इनको मैंने क्या कर दिया? इनको मैंने स्थिर रख दिया, ठीक है। उस केस में चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर जो होगा, उस केस में चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर जो होगा वो चालक में उत्पन्न धारा I के अनुक्रमानुपाती होगा। क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का मतलब ये हुआ कि जब मैं क्या करता हूं किसी तार पर, सॉरी, इस प्रकार से यहां पर कुछ बैटरी लगा करके, ठीक है, या फिर एक सेल लगा करके इसमें जो है विद्युत धारा का प्रवाह करता हूं। यहाँ पर वो तार लगा हुआ है सपोज, ठीक है। तो जितना मैं विभवांतर बढ़ाता जाऊंगा, जो धारा का मान है वो भी उतना ही बढ़ता जाएगा। तो सीधे सीधे क्या संबंध आ रहा है? अनुक्रमानुपाती का। जब एक चीज बढ़ेगी दूसरी भी बढ़ेगी उसके साथ, तो हम उसको कहते हैं अनुक्रमानुपाती यानी प्रोपोर्शनैलिटी का रिलेशन,
ठीक है, इसको मैं सीधा सीधा लिख सकता हूँ, इसको मैं सिंपल टर्म्स में लिख सकता हूँ, v अनुक्रमानुपाती है किसके, I के, v अनुक्रमानुपाती है किसके, I के। और जब मैं अनुक्रमानुपाती का जो चिन्ह हटाता हूँ तो क्या लगता है वहां पर, नियतांक आता है। नियतांक क्या है भाई, यहाँ पर कौन सा नियतांक आएगा, यहाँ पर आएगा R, कैपिटल R। कैपिटल R एक नई राशि आई, ओम के नियम से हमको इसको समझने को मिला। इसे हम कहते हैं विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध यानी कि रुकावट, बाधा। ग्राफ देखेंगे साइड में तो आपको ग्राफ इस प्रकार का मिलेगा इस रिलेशन में। अब हम इस विद्युत प्रतिरोध को समझने की कोशिश करते हैं, इस विद्युत प्रतिरोध को समझने की कोशिश करते हैं। तो विद्युत प्रतिरोध क्या होता है भाई, विद्युत प्रतिरोध R बराबर मुझे V/I मिल जाएगा ओम के नियम से। ठीक है, इसका ऐसा ही मात्रक देखूं तो ओम प्रति वोल्ट प्रति एम्पियर हो जाएगा, या फिर ओम से हम इसको लिख सकते हैं, ओम से डिनोट कर सकते हैं। 1 ओम की अगर आपको परिभाषा देनी है तो 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित करो और उसमें 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो, तो हम इसे कहेंगे 1 ओम। देखिए, यदि चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर उसमें उत्पन्न धारा 1 एम्पियर हो तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा, यानी कि रेजिस्टेंस कितना होगा भाई, 1 ओम होगा। ठीक है, और ओम के जो अन्य मात्रक हैं, प्रतिरोध के जो अन्य मात्रक हैं वो है किलो ओम। किलो ओम जो है प्रतिरोध का बड़ा मात्रक होता है। मेगा ओम, मेगा ओम भी जो है वो बड़ा मात्रक होता है 10⁻⁶। ठीक है, माइक्रो ओम, माइक्रो ओम जो है छोटा मात्रक होता है 10⁻⁻⁶। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, माइक्रो जो है छोटा मात्रक होता है, नैनो जो है छोटा मात्रक होता है ना। नैनो, माइक्रो, मिली जहां पर लिखा होगा वो छोटे मात्रक होंगे। किलो, मेगा, हेक्टा ये लिखे होंगे जहां पर, तो वो बड़े मात्रक होंगे, ये ध्यान रखना। किलो, मेगा ये बड़े होंगे। ठीक है, चलिए इसके विमीय सूत्र की बात करें तो हम जानते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला हमने निकालना सीखा। किस तरीके से हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं, हम लोग देखते हैं फॉर्मूला क्या है भाई, कौन से फॉर्मूला में ये आ रहा है। अगर हमको आर देखना है तो आर कौन से फॉर्मूला में आ रहा है, आर आ रहा है हमारा आर बराबर V/I में। अब हमें अगर V का डायमेंशन याद है, I के डायमेंशन याद है तो हम इजीली निकाल देंगे। अगर नहीं याद है तो V बराबर हम लिखते हैं W/Q और I बराबर लिखते हैं हम QT। I इज इक्वल टू Q/T, है ना, I इज इक्वल टू Q/T। तो यहाँ पर I को तो I रहने देंगे, इस Q की वैल्यू लिखेंगे Q बराबर I T। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी WI² और T। ठीक है, W का मात्रक वर्क का जो वर्क की जो डायमेंशन होती है वो होती है ML²T-2 अपॉन I की जो डायमेंशन होती है वो होती है A²। ठीक है, और T की जो डायमेंशन होती है वो होती है T। ठीक है, तो हो जाएगा ML²T-3A-1 ML²T-3A-1। तो इस प्रकार से जो है आप डायमेंशन जो है R की निकाल सकते हैं। इस प्रकार से आप क्वेश्चन कर सकते हैं ML²T-3A-1। तो ये था आज की क्लास के लिए। ठीक है, आई होप जो रिवीजन हमने अब तक पढ़ा है वो आपके दिमाग में होगा। ठीक है, और इसको इसी प्रकार से याद रखना है। सो आई होप आपसे जो बातें की गई वो आपकी समझ में आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगी होंगी और कुछ नया आपको सीखने को जरूर मिला होगा। साथ ही साथ ये भी उम्मीद करता हूँ आपने चीज़ों को नोट डाउन किया होगा। घर से एक बार रिवाइज जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।